नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायोम पर। तो हम लोग यूपीएसआई दरोगा परीक्षा के लिए मूल विधि और मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्नोत्तर की सीरीज है वो 5वीं पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में भी आपको मूल विधि से 10 प्रश्न और मानसिक अभिरुचि से 10 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो मैं एक ही बात अपनी वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि किसी भी छोटी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे निपटा ही देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चीज़ बात में भविष्य में आपको रुकावट पैदा कर सकती है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आ ही जाए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है बहुत ही ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है? पहला है आपका 120 का में, दूसरा है धारा 120 ख में, धारा 121 में या धारा 107 में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन 120 का। और जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। जो हमारा 120 ख है, ये जो आपका बी ऑप्शन है, बी, ये जो है आपराधिक षड्यंत्र का में जो दंड मिलता है उसके लिए है। तो इसमें जो है आजीवन कारावास या फिर मृत्यु या फिर न्यूनतम 2 वर्ष की सज़ा मिलती है। तो धारा 121 क्या है? धारा 121 जो आपका सी ऑप्शन है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। मतलब आपको भारत सरकार के बीच युद्ध करेंगे तो आपको धारा 121 लगेगी। अगला जो धारा 107 है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें धारा 107 में किसी बाध्य का दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, किस धारा में किया, इसका किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है, एक धारा 124 का, धारा 142 में, धारा 141 में, धारा 143 में। तो आपको बताना है कि इसका 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध कहा जाता है, इसका उल्लेख किस धारा में है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है 124 का, उसमें किसका उल्लेख है? धारा 124 में राजद्रोह का उल्लेख है। किसका? राजद्रोह का उल्लेख है। अगला है जो धारा बी है, यही आपका सही हो जाएगा। धारा 142 में विधि विरुद्ध जमाव का उल्लेख किया गया है। धारा 141 में आपका विधि विरुद्ध धारा 141 में आपका विधि विरुद्ध जमाव का उल्लेख किया गया है। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव का उल्लेख किया गया। धारा 142 में विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है तो वहाँ पे आप उपस्थित रहते हैं तो भी आप उसके दोषी हैं। और अगला धारा 143 में किसका किया है? धारा 143 में विधि विरुद्ध जो जमाव होगा उसमें अगर सदस्य हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। अगला है धारा 3, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा उसके आसपास के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा का दोषी होगा। यह किस धारा में उल्लेखित है? जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को
अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का अपराध का दोषी होगा। इसका उल्लेख किस धारा में है? तो इसका उल्लेख है 146 में, धारा 146 में। और दूसरे ऑप्शनों को देख लेते हैं जो हमारा बी ऑप्शन है, धारा 147 में बलवा करने के लिए दंड का उल्लेख है। किसका? दंड का। अगला जो हमारा 148 है उसमें घातक मतलब घातक जो युद्ध घातक जो सामान होते हैं, हथियार होते हैं, उससे सुसज्जित होकर आप बलवा करते हैं तो उसमें धारा 148 लगाई जाती है। अगला है चौथा प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति धर्म, भाषा, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह में शत्रुता का बढ़ाने का प्रयास करता है तो किस धारा में अपराधी होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा कोई व्यक्ति धर्म, भाषा, जाति, आधार के किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में शत्रुता बढ़ाने का प्रयास करता है तो किस धारा में अंतर्गत अपराधी होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 153 का, धारा 153 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए जो और जो धाराएं उनको देख लेते हैं। धारा 160 में दंगा करना जिसे अफरे कहते हैं उसका उल्लेख है। धारा 159 में अफरे करने और धारा 160 में दंगा करने के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 153 ख में इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का उपबंध किया गया है। अगला है इनमें से पुलिस का गुण कौन सा नहीं होना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए, निष्ठा भी होनी चाहिए अपने पद के प्रति, साहस भी होना चाहिए और हमारा अधिक कठोरता पुलिस को नहीं होना चाहिए। अगर अधिक कठोर हो जाएंगे तो आपको क्या होगा? ये आपको जो है तो नुकसानदायक होगा, मतलब समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। अगला है मरणोत्तर सब परीक्षा के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार है पुलिस अधीक्षक को, उप महानिरीक्षक को या फिर जिला मजिस्ट्रेट को या थानेदार को। तो आपका सही हो जाएगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम जो है मरणोपरांत शव परीक्षण के लिए सिविल सर्जन को बुलाने का अधिकार है। अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कितने अध्याय हैं? आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में कितने अध्याय हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका ऑप्शन है 35, 34, 37 या फिर 36। तो जल्दी से बताइए आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 35, 34, 37 या 36। तो सही ऑप्शन है आपका 37 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में 37 अध्याय हैं। अगला से है इनमें से फ्रीकर्स क्या होते हैं? आपको बताना है इनमें से फ्रीकर्स क्या होते हैं। कंप्यूटर से पासवर्ड को तोड़ने वाला, साइबर क्राइम पर नज़र रखने वाला, सूचना तथा प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ और इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा आपका सूचना, संचार तथा प्रौद्योगिकी का विषय को फ्रीकर्स कहते हैं। अगला है एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आ ही जाए। तो ये है आपका साइबर पंक्स। तो ये साइबर पंक्स क्या कार्य करते हैं? साइबर पंक्स मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेताओं की गतिविधियों पर नज़र रखने वाला, साइबर क्राइम करने वाला, क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर के प्रणाली को तोड़ने वाला। तो कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने वाले को क्रैकर्स बोलते हैं। तो इसका सही हो जाएगा आपका क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ। आखिर ये क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग संभावित सेंडर और संदेश के रिसीवर को रोकने के लिए किया जाता है। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी
क्रिप्टोग्राफी के सीक्रेट पर आधारित होती की के सीक्रेट पर आधारित होती है, जो नेटवर्क में कुछ चुने हुए कंप्यूटर को वितरित की जाती है और कंप्यूटर मैसेज को संचारित करने के लिए उपयोग किया जाती है। अगला है 10वां। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये होता है कि क्रिप्टोग्राफी में जो सेंडर और संदेश के रिसीवर होते हैं उनको रोकने के लिए किया जाता है, मतलब वो मैसेज भेज ना पाएँ। अगला है किन परिस्थितियों में सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। ये आपका सूचना का अधिकार जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है ये प्रश्न। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सही है। ऐसी सूचना जिससे न्यायालय, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो सकते हैं। यहाँ पे विशेषाधिकार होना चाहिए था, विशेषाधिकार नहीं हुआ, यहाँ पे अधिकार होना चाहिए था। ऐसी सूचना जिसे प्रकट, ये भी सही है। ऐसी सूचना जिसे प्रकट करने से किसी व्यक्ति जीवन, ये भी मिस्टेक हो गया है, या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो ये भी सही है। तो मतलब इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। अब आइए देखते हैं मानसिक अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अगला इसमें पहला है, निम्न में से बलात्कार की शिकार महिला की चिकित्सीय रिपोर्ट में किस तथ्य का उल्लेख नहीं होगा। उसके नाम, पते और आयु का, ये तो होता ही है। उसके शरीर पर आए चोटों का, ये भी होता है। बलात्कार के चिकित्सीय परीक्षण के चिकित्सक के अनुभव का, चिकित्सीय परीक्षण के अवधि का। देखा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुभव को नहीं लिखा जाता है, चिकित्सीय परीक्षण मतलब डेट लिखी जाती है, ये भी सही है। यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हों, मतलब झगड़ा कर रहे हों, तो पुलिस में होने के नाते, पुलिस सेवा में होने के नाते आप क्या करेंगे। तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे व उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे, चुपचाप वहाँ से हट जाएंगे। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेंगे व दूसरे को थाने में बंद कर देंगे, दोनों को 2-2 डंडे लगाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, उनके पास जाकर उन्हें झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यक्ति के व्यवहार पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक गुणों का, उसकी शिक्षा व प्रशिक्षण का, उसके धैर्य और बुद्धि कौशल का, या उसके संवेगों व भावनाओं का। तो इनमें से थोड़े थोड़े सब भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके संवेगों एवं भावनाओं का व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। मतलब जब कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के दिमाग में संवेग या भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, वो जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है तो वो अच्छा है, वही उसके व्यवहार, वही उसका जो दिमाग में चलता है वैसा ही व्यवहार होता है। तो इसमें आनुवंशिक गुण, शिक्षा, प्रशिक्षण, धैर्य, बुद्धि कौशल का थोड़ा योगदान होता है, लेकिन संवेग और भावनाओं का आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है। अगला है, एक नागरिक से पुलिसकर्मी की अपेक्षा होती है कि भयभीत रहे, संपूर्णता समानतापूर्ण व्यवहार करे, सहयोग दे या जवाब दे रहे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सहयोग। मतलब कोई भी कांड होता है, तो अपराध होता है, तो वो पुलिसकर्मी चाहते हैं कि नागरिक उसका सहयोग करें। जनपद से, अगला है, जनपद से भ्रष्टाचार निवारण संगठन में कांस्टेबल के स्थानांतरण हेतु कौन अधिकृत है। मतलब कौन व्यक्ति किसी भी कांस्टेबल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। उप महानिरीक्षक, अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक या पुलिस मुख्यालय। तो इसका जो ट्रांसफ़र होगा पुलिस मुख्यालय से होगा। एक सिपाही की सेवा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा, सर्वहित कामना, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वहित कामना। आप पुलिस सेवा में किसी मेले में आपके सामने एक चोर किसी महिला के गले से चेन छीनकर भाग जाता है, तो आप क्या करेंगे। उस महिला से पूछताछ करेंगे, पुलिस चौकी को खबर देंगे, मेला परिसर में चोर को ढूंढेंगे, तुरंत गश्ती दल को सूचित करेंगे। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पुलिस महिला से पूछताछ करेंगे तो चोर कहीं भाग जाएगा और दूर, और पुलिस को खबर देंगे तब तक भी पुलिस कहीं और वो चोर और कहीं चला जाएगा। मेला परिसर में चोर को ढूंढेंगे, मतलब आप ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करना है, अकेले नहीं ढूंढ पाएंगे, हो सकता है कई सारे हों पुलिस वो चोर, तो इसलिए तुरंत गश्ती दल को सूचित करेंगे। यदि महिला को गिरफ्तार करना है तो तुरंत
जाकर गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। महिला पुलिस द्वारा ही गिरफ्तार होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। विशेष कार्यदल को ले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। पुलिस के संदर्भ में क्रमबद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाली किस नई शाखा का विकास तीव्र गति से हो रहा है? पुलिस मनोविज्ञान, पुलिस पुलिस मनोयोग, अपराध पुलिस या फिर पुलिस विज्ञान। सही ऑप्शन हो जाएगा अपराध पुलिस। अगला और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। मुरादाबाद, सीतापुर, लखनऊ या फिर कानपुर। तो आप जल्दी से बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मुरादाबाद, सीतापुर, लखनऊ या फिर कानपुर। और हमारे इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी हमें लिख भेजिएगा। तो मैं आपको जाते जाते इस प्रश्न का आपको उत्तर देता जाऊंगा। तो सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र आपका सीतापुर में है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।